उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र जी, आरोग्य भारती कानपुर प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान सुनील वाजपेयी जी, आरोग्य भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संयोजक श्रीमान गोविंद जी, कानपुर प्रांत की उपाध्यक्षा डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, इस विद्यालय के प्रमुख श्रीमान अजीत अग्रवाल जी, जो आरोग्य भारती कानपुर के वे संरक्षक भी हैं, आरोग्य भारती से जुड़े हुए अन्य कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण, इस विद्यालय से जुड़े हुए शिक्षक बंधु भगिनीगण, अन्य कार्यकर्ता बंधुओं, मैं देख रहा हूँ कुछ अभिभावक बंधु भगिनी भी हैं और विद्यार्थी मित्रों। मैं अपने पूरे उद्बोधन को 3 भागों में बांटता हूँ। एक भाग में मैं कुछ एक्टिविटी कराऊंगा जो कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में। दूसरे भाग में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और तीसरे भाग में मैं कुछ जानकारी दूंगा। शायद प्रश्न पूछने का उतना अवसर नहीं मिलेगा, अगर कोई प्रश्न होगा तो बाद में अंत में देख सकते हैं। तो अपने अपने स्थान पर जरा सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी करके। हाँ, सभी के लिए सूचना है, इसलिए सभी को करना है। उस किनारे से लेकर इस किनारे तक सभी के लिए सूचना है। अभी मैं 3 एक्टिविटी कराता हूं, विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके। वो 3 एक्टिविटी हैं कि विद्यार्थी को अधिक पढ़ना है तो बहुत देर तक पढ़ने के कारण उसके गर्दन में मसल्स में दर्द होता है, इसलिए अपने हाथ कैसे लॉक करिए, पीछे लगाइए, सिर को पीछे धकेलिए, हाथ को आगे धकेलिए, कमर सीधी रखिए, हाथ सीधा रखिए, हाथ को आगे मत करिए, हाथ सीधा रखिए, खोल के रखिए। दबाइए आगे, तेजी से जितना दबा सकते हैं। थोड़ा प्रेशर लगना चाहिए। हाँ, वापस। इसको 2-3 बार हम कर सकते हैं। दूसरा, अधिक देर तक पढ़ना है तो आंखें भी थक जाती हैं, तो इसलिए क्या करना, चश्मे वाले चश्मे उतार देंगे, अपने हथेली को ऐसे मलना अच्छी तरह से, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, इसको आंख के पास धीमे से रखना है। इसकी गर्मी आंख को मिलनी चाहिए। ये पूरा पोर्शन आंख पर फिट बैठेगा। ऐसे रखिए, कमर सीधी रखिए, रखे रहिए थोड़ी देर। और एक बार करिए। रख के रखिए। हाथ नीचे। तीसरी एक्टिविटी, सरल भ्रामरी प्राणायाम। सरल भ्रामरी प्राणायाम। अपने हाथ को ऐसे रखिए सामने, एक हाथ ऊपर, एक नीचे, कमर सीधी, आंखें बंद, श्वास लीजिए, जीभ को ऊपर के तलवे से लगाइए, आंखें बंद। मैं देख रहा हूं किस किस की आंखें खुली हैं। जीभ को ऊपर के तलवे से लगाइए और श्वास छोड़ते समय हमिंग साउंड देना है, जैसे मधु भौंरा करता है। मेरे साथ करना है 3 बार। फिर सांस लीजिए,
और एक बार। अभी इसी अवस्था में रुके रहिए। हमने मस्तिष्क को जो कंपन दिया है उसको अनुभव करिए, उसको धीमे धीमे सेटल डाउन होने दीजिए, शांति का अनुभव करिए। दोनों हथेलियों को आपस में मलते हुए चेहरे से लगाना और तब धीमे से आंखें खोलना। लेकिन अपना पोस्चर बिगाड़ना नहीं, ऐसे सीधे बैठे रहिए कंफर्टेबल पोस्चर में, लेकिन कमर सीधी। ऐसे छोटे छोटे व्यायाम को हम कई बार कर सकते हैं। मैंने जैसे शुरू में एक बार कराया, आप एक 3-4 बार कर सकते हैं। थोड़ा रिलैक्सेशन देना। आँख के लिए थोड़े 3-4 बार करेंगे, फिर थोड़ा रिलैक्सेशन देना। भ्रामरी किया, उसके बाद रिलैक्सेशन देना। एक्टिविटी के बाद रिलैक्सेशन देना, तभी उसका लाभ मिलेगा। हमने एक्टिविटी की और तुरंत सोचा कि हमको तुरंत लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, उल्टा असर हो जाएगा, थकान हो जाएगी। तो उससे मिली ऊर्जा का लाभ हमको मिले, शरीर को मिले, इसलिए आवश्यक है कि उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करिए, शिथिल होइए, होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करिए। और इसीलिए ऐसे विद्यार्थी जो अभी तरुणाई में प्रवेश कर रहे हैं, जिनके सामने जीवन का एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं, शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए कभी भी कहीं भी हम ये व्यायाम कर सकते हैं, अपने को रिजुवेनेट कर सकते हैं। और इसके पहले जो भी गीत हुए, वास्तव में वे दोनों गीत ऐसे हैं कि उनके आगे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में संदेश देने के लिए परिपूर्ण है। वो रिकॉर्डेड भी है, अपने पास हम उसको ले सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी मैं थोड़ी चर्चा भी करूंगा तो हमारे ध्यान में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले थोड़े प्रश्न पूछ लेता हूँ, इसलिए लाइट जलवाई है। पहले लाइट नहीं जल रही थी। लाइट जलवाने के पीछे का कारण यही है जो मैं अभी आगे पूछने वाला हूँ। मैं एक 3-4 प्रश्न करता हूँ, यह देखने के लिए कि मेरे सामने बैठने वाले जो श्रोता हैं उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। केवल इतना, 3-4 प्रश्न से पता लग जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो प्रतिदिन सूर्योदय के पहले जाग जाते हैं और बिस्तर छोड़ देते, जाग जाते, व्हाट्सएप पर नहीं लग जाते, बिस्तर छोड़ देते, ऐसे कितने हैं जरा देखिए, सावधानी से हाथ खड़ा करिएगा, आगे अभी प्रश्न आने वाला है। हाँ ठीक है। प्रातःकाल उठकर थोड़ा अधिक पानी पीते हैं, ऐसे कितने हैं? ठीक है। हमारी दिनचर्या में जितना भी हम जानते हैं, जितना भी समय है, हम कुछ न कुछ व्यायाम करते हैं, टहलते हैं, खेलते कूदते हैं। हाँ, छोटे भाइयों को मारते पीटते वो व्यायाम नहीं है। ठीक है। रात्रि का भोजन सोने के 2 घंटे पहले कर लेते हैं। रात्रि का भोजन सोने के 2 घंटे पहले कर लेते हैं।
चौथा प्रश्न, पांचवा, रात्रि में सोने के पहले ब्रश करके सोते हैं। ठीक है, अब जो कोई हम सब देख रहे होंगे कि जो मैंने प्रश्न पूछे हैं ये कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत छोटे हैं, बहुत सरल हैं, लेकिन तो भी हर प्रश्न में सभी के हाथ नहीं उठे। बहुत कम ऐसे होंगे जिनका हर प्रश्न में हाथ उठा होगा, होंगे एक आधा कुछ। अभी हमारे सोचने के लिए कि हम अच्छा स्वास्थ्य तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी चीजें भी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सहायक हैं वे नहीं कर रहे। तो हमको कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, यह आवश्यक है। और इसलिए मैंने बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे, ज्यादा भी नहीं पूछे, 5 प्रश्न पूछे। इन 5 चीजों को कर लिया तो भी हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी कोरोना का वायुमंडल है, सर्वदूर उसके संबंधित सूचनाएं, सावधानियां यह ली जा रही हैं। लेकिन कभी कभी हम सावधानी के साथ साथ सावधानी का नाटक करते हैं। तो अगर हमको ये ध्यान में है कि वास्तविक सावधानी सही है या नहीं तो ही लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसको ध्यान में लेना चाहिए। मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि जहाँ अभिभावक गण भी हैं, शिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी, दोनों को मिलाकर के बोल रहा हूं मैं। तो अभी पूरे कोरोना कालखंड में 3 सूचनाएं मिली सबको: हाथ धोना, स्वच्छता, मास्किंग, मास्क लगाना, और 2 गज की दूरी बना के रखना। तो स्वच्छता तो मैं नहीं देख सकता यहां से, आपको अपने आप ही आकलन करना पड़ेगा कि हम जो पहले करते थे कोरोना के पहले और अभी कोरोना के बाद क्या करते, कैसे करते। विद्यार्थी हैं, कम से कम जहां पर जो उनका बिस्तर है, जिस कमरे में उनका निवास है, जो उनकी अलमारी है, जो उनके कपड़े हैं, उनकी अपनी व्यवस्था, वे अपने को स्वच्छ रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। अब ध्यान करिए, हम अपना काम अपने आप करते हैं कि हमारे घर में कोई दूसरा व्यक्ति करता है, यह सोचने का विषय। जितना हम करेंगे हमारी एक्टिविटी होती रहेगी, थोड़ा थोड़ा व्यायाम भी होता रहेगा। मास्क सबको बताया, लेकिन लोग मास्क कैसा लगाते हैं, कई बार मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन कैसा लगाना चाहिए यह बता देता हूं। बीच में से कभी नहीं पकड़ना उसको, किनारे से ही पकड़ना, और उसको बीच में मुंह पर लगाने के बाद कान पर लगाइए, इसको एक बार सेट कर लीजिए, फिर बार बार छूने की आवश्यकता नहीं। आंख पर आ रहा है, थोड़ा सेट कर लीजिए, इतना ही काम है। बार बार इसको छूना नहीं, आपको ढीला हो जाता है, आप ये बदल लीजिए, आप इसको एक उलट के लगा लीजिए तो टाइट हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लगा के रखते हैं। यह विशुद्ध नाटक है और कुछ नहीं है। अपने को भी धोखा देते हैं, दूसरे को भी धोखा देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। हटाना है तो विधिवत इसको हटा लीजिए, और बीच में से नहीं पकड़िए, किनारे से पकड़िए। रखना है बंद रख लीजिए। प्रतिदिन मास्क बदलना यह अनिवार्य अंग है। जैसे हम अपने कपड़े धोते हैं रोजाना, वैसे मास्क को धोना। आप 2 मास्क रखिए, एक धोइए एक पहनिए, एक धोइए एक पहनिए। आपको लगता है ज्यादा पसीना आता है, आप और एक रख लीजिए।
हम ध्यान करें, 1998 की एक घटना है। जापान में, अगर मुझे सही नाम ध्यान है, फुकुयामा नाम का एक स्थान है जहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो 1998 में वहाँ रेडिएशन लीकेज हो गया, बहुत धन की हानि हुई। वहाँ के अभ्यास में आ गया, वहाँ के नागरिकों के अभ्यास में मास्क लगाना स्वभाव का अंग है। और उसका प्रभाव इस बार दिखाई पड़ा जब इस समय पर कोरोना फैला, तो सबसे कम इन्फेक्शन कहीं हुआ तो जापान में हुआ। क्यों? मास्क का अभ्यास था। ये मास्क जो है, यह स्वयं के लिए सुरक्षा का साधन है। नाक भी, मुंह भी, ठोड़ी भी, तीनों बंद रहने चाहिए। एक भी चीज खुला तो द्वार खुल गया, इसको ध्यान रखिए। हटाने तो अब हटा लीजिए, पूरा ही हटाइए, फिर उसमें कोई परेशानी नहीं। तो इस पहलू को ध्यान में रखना है। यह भी हमको ध्यान में आया कि इस कोरोना में कोई दवाई नहीं है एग्जैक्टली, केवल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, रोग से रोकथाम है। ये रोग से रोकथाम है तो कैसे कैसे है, क्या करना है? तो हमने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जानकारी भी की होगी कि जिनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उनको इन्फेक्शन कम होता है। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ज़्यादा है, कम है तो उनको रोग ज़्यादा होगा, कम है तो इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। इम्यूनिटी ठीक वैसे ही है जैसे शरीर के प्राण तत्व, कि वे बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके बिना जीवन नहीं है। वैसे इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कि दिखाई नहीं देती लेकिन शरीर को रोगों से रक्षा करती है। उसी से ही पता लगता है कि क्या स्थिति है। बहुत छोटा बच्चा है, अधिक आयु के सीनियर सिटीजन है, पहले से कोई लंबी बीमारी है, ऐसे व्यक्तियों की इम्यूनिटी कम रहती है। किशोरावस्था में बढ़ रही होती है, तरुणावस्था में अच्छी होती है, अधेड़ अवस्था तक भी रहती है, लेकिन 45-50 के बाद धीमे धीमे कम होने लगती है। अगर कोई बीमारी है, पहले ही लग गई है तो भी कम हो जाएगी। लेकिन और एक चीज है, इस इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं 3 चीजों से। पहला है व्यायाम। अभी बताया था, गीत में बताया ना, दोनों में, प्रतिदिन कुछ ना कुछ व्यायाम को अंग बनाना अपनी दिनचर्या का अनिवार्य अंग बनना चाहिए। हमको बहुत जल्दी है, कठिनाई है, तो हमको थोड़ी दूर जाना है तो हम वाहन से क्यों जाएं, हम पैदल जाएंगे, उतने में ही व्यायाम हो जाएगा। हमको यहाँ पता नहीं लिफ्ट है कि नहीं है, कई जगह लिफ्ट रहती है, 1 मंजिल जाना है तो जवान व्यक्ति लिफ्ट पे जाना चाहता है, नहीं सीढ़ी तो जाओ ना, 2-3 मंजिल चढ़ सकते हैं आसानी से, उतने में ही व्यायाम हो जाएगा। महिलाएं गृहिणी है, घर का काम स्वयं करती रहेंगी तो ही उनका व्यायाम हो जाएगा। कभी किसी खिलाड़ी को, सैनिक को देखिए कि वो अधिक आयु होने पर भी स्वस्थ रहता है। क्यों? उन्होंने युवावस्था में अपने व्यायाम का बैंक बैलेंस इतना अच्छा बना के रखा है कि जीवन के उत्तरार्ध में भी शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए जो युवा ये सोचते हैं, अरे हमको व्यायाम की क्या जरूरत है, हम तो वैसे ही ठीक है, नहीं, इस बैंक बैलेंस को, इस व्यायाम के बैलेंस को पहले से बढ़ा करके रखिए, तभी सीनियर सिटीजन होने पर हमको ये काम में आएगा। हमने सोचा कि नहीं, अभी मैं एक निवेदन करता हूँ, जिनका फोन है एक बार चेक करिए अपना, घंटी आना माने बोलने वाले का अपमान है ये।
इसलिए पहले ही बताया गया था कि यहाँ आने के पहले अपना मोबाइल ऑफ करके बैठिए। तो इसलिए व्यायाम का बैंक बैलेंस ये बहुत अच्छा रहना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा अभ्यास डाल लिया, केवल अच्छा नहीं होता। अभी जैसा गीत ने बताया, मसल्स भी ठीक रहती हैं, जोड़ भी फ्लेक्सिबल रहते हैं, वही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। आयुर्वेद में कहते त्रिदोष, वात पित्त कफ, इन तीनों को बैलेंस करना है तो व्यायाम एक सरल माध्यम है। जो भी व्यायाम हमको आता है, सूक्ष्म व्यायाम आता है, संधि व्यायाम आता है, जो भी आता है आप वही करो, नियमित करो, इसको ध्यान में रखिए। दूसरा, दिनचर्या, प्रकृति आधारित दिनचर्या। जितना हम उसके निकट रहेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे। अभी बताया था, सूर्य उगने के पहले बिस्तर छोड़ना और कहाँ जाना, ग्राउंड पर। अभी बताया ना, मैंने पूछा भी था। तो सूर्य उगने के पहले, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, रात में लाइट भी रहती है और अधिक देर तक भी रहती है, तो देर तक पढ़ते हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तियों को, विद्यार्थियों को बोलता हूँ, पढ़िए लेकिन 12 बजे तक सोने का प्रयत्न करिए, तो हम सूर्योदय के पहले उठ सकते हैं। 12 आपने क्रॉस कर दिया तो फिर आप नहीं उठ पाएंगे, इसको ध्यान रखें। तो इसलिए सूर्योदय के पहले जागना, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। तो ये लाख रुपए की दवा केवल कहने के लिए नहीं है, अनुभव करके देखिए। मैं जगह जगह जब योग शिविर देखने जाता हूं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं और मैं उनसे अनुभव पूछता हूं तो बताते हैं कि पहले हम क्या करते थे, अभी क्या करते हैं, अब कैसा अनुभव करते हैं। सुबह उठ के थोड़ा अधिक पानी पीना, मैं वो उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। व्यायाम के बारे में मैंने बता दिया। सायंकाल का भोजन, स्वस्थ दिनचर्या में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय तक भोजन कर लेना चाहिए। हर व्यक्ति को उस समय भूख लगती ही है। शरीर के जितने भी अंग हैं वे 24 घंटे में 2 बार एक्टिव होते हैं, उनका समय है, वो एकोमोडेटिव भी हैं, लेकिन उनकी और एक विशेषता है कि जब तक वे एकोमोडेट कर सकते हैं तब तक करते हैं, और अगर वे खराब हो गए तो दोबारा सही नहीं हो सकते। अभी बताया था डायबिटीज के बारे में, एक बार पैनक्रियाज में गड़बड़ी हो गई तो आप केवल मैनेजमेंट ही करोगे, ठीक नहीं होगा वो। इसलिए शरीर के अंगों की एक्टिविटी बना के रखना यह अनिवार्य है। सायंकाल का भोजन अच्छा हो, सूर्यास्त के पहले कर लें। संभव नहीं हो रहा है, सोने के 2 घंटे पहले कर लें, तो भी हमारा काम हो जाएगा। कोशिश करके देखिए। सोने के पहले ब्रश करके सोना, ये आदत में चाहिए। अगर आदत में नहीं है तो उसको डालिए। अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर ब्रश करके तब राजा की तरह सोने जाइए। मजदूर की तरह लस्टम पस्टम धूल दूसरी तरह थका आ रहा है पहुंच के सोने के लिए, गलत है। थकान भी दूर नहीं होगी, एनर्जी भी नहीं मिलेगी, और जो धूल के कण इधर उधर लगे उनसे नुकसान ही होने वाला है। ये आदत में ही चाहिए। 2 भोजन में 4 घंटे का अंतर कम से कम रहना चाहिए। भूख लगने पर ही खाना है, भूख नहीं है मत खाइए। प्रकृति आधारित दिनचर्या, इसी से ही हम स्वस्थ रहेंगे, इसी से ही हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी।
और एक तीसरी चीज है, यहाँ अभिभावक बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं विरुद्ध आहार, अनकंपेटेबल फूड। प्रकृति ने मनुष्य को जिस जलवायु में, जिस मौसम में, जिन तत्वों की आवश्यकता जिस स्थान पर है, प्रकृति ने उसी जलवायु, उसी मौसम, उसी स्थान पर उन तत्वों को प्राप्त करने के लिए वैसे ही फल, वैसे ही सब्जियां, वैसे ही औषधीय पौधे उपलब्ध कराए हैं। थोड़ी देर के लिए ध्यान करिए, गर्मी आई, क्या मिलेगा? खीरा, आम, तरबूज, खरबूज, हरी सब्जियां, लीची, ऐसी चीजें जिनमें वाटर कंटेंट अधिक है, क्योंकि गर्मी वही चाहिए। अभी जाड़े आ गए तो क्या मिलेगा? मटर, गोभी, अमरूद, गाजर, मूली, तिल का सामान, मूंगफली, ये सब मिलेंगे ना, ये जाड़े के लिए। लेकिन लोगों को क्या लगता है, खीरा खा रहे हैं साल भर, वर्ष भर खीरा खाते चले जा रहे हैं, शाम को भी खीरा खा रहे हैं। मालूम ही नहीं उनको कि खीरा जाड़े में नहीं खाया जाता, दोपहर के बाद नहीं खाया जाता। और गर्मी में भी मटर खा रहे हैं, गोभी खा रहे हैं। खा तो सकते हैं, लाभ नहीं होगा कुछ भी। अब क्यों नहीं खाना, इसके मैं एक उदाहरण देके कारण समझा देता हूं, विस्तार से नहीं जाऊंगा। उदाहरण के लिए खीरा, खीरे के लिए कहा जाता है, अभी हम कानपुर में हैं, थोड़ा पूर्व की ओर बढ़िए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, वहाँ कहते हैं खीरा सुबह खाइए तो हीरा है, दोपहर में खाइए तो खीरा है, सायंकाल खाइए तो पीड़ा है। क्यों? 80% पानी है, सेल्यूलोज है, फाइबर्स हैं, उनको पचने में देर लगती है, और इसलिए सुबह जब हम खाते हैं, दिन भर हमारा शरीर एक्टिव रहता है, हम पचा ले जाते हैं। दोपहर में भी खाते हैं, हमारा शरीर एक्टिव रहता है, हम वो भी पचा लेते हैं। सायंकाल थोड़ी देर बाद हमको विश्राम में जाना होता है, तो पचने के लिए समय ही नहीं, एक्टिविटी भी नहीं, तो पचता नहीं, नुकसान करता है। और ये गर्मी में खाने के लिए, जाड़े में खाने के लिए नहीं है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जिस ऋतु में जो फल, जो सब्जी होती है, वो उस ऋतु में ही लाभकारी है, सस्ती मिलती है, ताजा मिलती है, पौष्टिकता देती है। दूसरी ऋतु की खाएंगे, ताजा नहीं मिलेगी, रखी रखाई मिलेगी, उस ऋतु में आवश्यकता नहीं है, केवल पेट भर सकती है, पोषण नहीं मिलेगा, कॉस्टली मिलेगी क्योंकि प्रिजर्व किया गया उसे। तो हर तरफ से नुकसान है, ये हमको सोचने के लिए। अब सेब है, ये पहाड़ों का फल है। मैं पूरे देश में जाता हूँ, मेरा सप्ताह में 2 दिन व्रत रहता है, रविवार और मंगलवार, तो कोई कार्यकर्ता पूछते हैं भाई साहब क्या खाएंगे, फल खाएंगे। मेरे मुंह से फल निकला नहीं, उधर से आकर उधर, हाँ सेब है, एप्पल है, तुरंत, चाहे केरल में हो, चाहे कर्नाटक में हो, या कहीं भी हो। और सेब कहाँ के लिए बना था? पहाड़ के लिए, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उनके लिए। मैदान के लिए अमरूद है, मैदानी फल हुआ है। तो जिस स्थान के लिए है, और इतना ही नहीं, प्रकृति ने हर पदार्थ को पचाने के लिए कुछ न कुछ दूसरे तत्व दिए हैं, जिसको हम एंटीडोट बोलते हैं। जैसे हमने मूली खाई, मूली का काम क्या है? मूली का काम है इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करना, बाद में अपान वायु छोड़ता हो। तो कई बार कुछ लोग मूली इसलिए नहीं खाते कि वायुमंडल खराब करता हो। तो क्या करना है ऐसे में? तो गलती मूली की नहीं है, गलती हमारी है कि प्रकृति ने उसके साथ पत्ता दिया है, हम पत्ता उठा के फेंक देते हैं। पत्ते का सदुपयोग करिए, आप सब्जी बनाइए, भुजिया बनाइए, सलाद बनाइए, आप पराठे में डालिए, रोटी में डालिए, मूली के साथ रखिए उसको। तो मूली अपना काम करेगी, माने इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करेगी। और खरबूज का एंटीडोट शरबत है, तरबूज का एंटीडोट नमक है,
केला का एंटीडोट इलायची है, अमरूद का एंटीडोट सौंफ है। एंटीडोट माने पाचक, ये पचाने में सहायक है। हमको मालूम है तो हम उपयोग कर सकते हैं। आजकल और एक समस्या आ गई, फ्रिज। और गरम गरम रोटी सब्जी दाल चावल चाहिए, और ठंडा ठंडा पानी, ठंडा सलाद, ठंडा दही। तो मैं जाता हूँ तो मुझे बड़ी समस्या होती है। कहीं ना कहीं जाते, रोजाना परिवार में भोजन होता है तो वो सब बड़ी व्यवस्था करते हैं। गर्मी में भोजन ठंडा ना हो जाए तो पंखा नहीं चलाएंगे, और तुरंत सामने ठंडा पानी ला के देंगे। तो मना करता हूँ, नमस्कार, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? फिर बताता हूँ उनको। एक जगह मैं था जम्मू में, तो वहाँ पराठा और राजमा खाया जाता है। उन्होंने पूछा आप खाएंगे? मैंने कहा हाँ खा सकते हैं। तो मेरे सामने फ्रिज रखा था, तो परिवार की गृहिणी थी, वो फ्रिज से दही निकाल रही थी। तो आरोग्य भारती के साथ में सब डॉक्टर या स्वास्थ्य के संबंध के लोग रहते हैं, तो सब एक से एक बुद्धि वाले रहते हैं, एक से एक तर्क देंगे, कुतर्क देंगे। तो मैंने कहा बहन जी ये दही छोड़ दीजिए, मैं दही नहीं लूँगा। अरे दही बहुत प्रोबायोटिक होता है, पाचक है, ये नहीं खाएंगे आप? मैंने कहा ये दोनों चीज़ ठीक है, प्रोबायोटिक भी है पाचक भी है, लेकिन फ्रिज वाला नहीं। आपको देना था तो आधा घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल लेती, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता, कोई बात नहीं, हम भी कर सकते। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, ये विरुद्ध आहार का चैप्टर बहुत बड़ा है, मैंने थोड़ा टच किया है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। विरुद्ध आहार सेवन करने से तत्काल कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन लगातार लंबे समय तक सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इम्यूनिटी कम होती जाती है। तो अभी कोरोना में देख लिया हमने। इसलिए शरीर की इम्यूनिटी बनाना तो व्यायाम करना, स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना, और विरुद्ध आहार की जानकारी होकर उसका पालन करना। ध्यान रखना, दूध और दही एक साथ नहीं लेना, खीर और रायता नहीं, या तो खीर लीजिए या तो रायता लीजिए। जैसे मैंने बीच में बताया कि भूख लगने पर ही खाना, वो भी विरुद्ध आहार में। भूख नहीं है तो भी खा रहे, ये विरुद्ध आहार है, नुकसान करेगा वो। तो इसकी जानकारी रहनी चाहिए। अभी और एक चीज आ गई आजकल, अभी घंटी बजती हर एक की, मोबाइल, या विद्यार्थी बैठे। मैं उनको एक निवेदन करता हूँ कि जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, और जो टॉपर विद्यार्थी रहते हैं उनके इंटरव्यू छपते, कभी ध्यान करिए, लगभग हर विद्यार्थी क्या बोलता है, हम सोशल मीडिया से दूर है, मोबाइल से दूर रहे, इसलिए हम टॉप कर गए। और बाकी लोग हर समय कितने भी बजे हो, मोबाइल जीवन है। मैं देहरादून से दिल्ली आ रहा था बस में, एक बार मेरा रिजर्वेशन कन्फर्म नहीं हुआ, तो 12:30 बजे बस चली, 3 बजे लघु शंका इत्यादि के लिए रुकी। तो मैंने देखा काफ़ी लोग, वो बस रुकी तो बाद में बाहर निकले, पहले व्हाट्सएप तुरंत चालू। तो मुझे ध्यान में आया कि कितने लोग फेनेटिक हैं। हाँ, मोबाइल है, उसकी उपयोगिता है, उसका उपयोग करिए, जितना आवश्यक है उतना अवश्य करिए, जितना बचा सकते हैं उतना बचा लीजिए। इसलिए ये मोबाइल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना, हर समय नहीं करना, ध्यान रखिए। और एक पहलू है, वो मैं थोड़ा बाद में, तो बीच में एक चीज जोड़ता हूं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्यायाम, दिनचर्या, विरुद्ध आहार कर लिया, लेकिन हम तनाव में हैं, हम डांट डपट कर रहे हैं, बाकी हम सब काम कर रहे हैं, घर में हैं हम कंपटीशन में, हर एक से, क्लास में उससे कंपटीशन में। तो आपके व्यायाम करने का,
आपके विरुद्ध आहार का पालन करने का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। उसके साथ एक चीज जुड़ती है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। और विद्यार्थी हैं इसलिए मैं और एक चीज जोड़ता हूं, दृढ़ संकल्प। आज से 2 वर्ष पहले मैं तमिलनाडु में प्रवास में था, जनवरी का महीना था। तो वहाँ हिंदी अखबार कई बार नहीं मिलता, राजस्थान पत्रिका मिल जाती है, तो इंडियन एक्सप्रेस मिलता है, बाकी तमिल के अखबार मिलते हैं। तो उन दिनों में वो इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था, एक बॉटम लाइन अच्छा समाचार था वो, कि बेंगलुरु के अंदर एक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप था। तो जो युवा 9वीं बार नेशनल चैंपियन बना था, रितेश गौड़ा नाम है उसका। तो वो नेशनल चैंपियन बना तो पत्रकारों ने घेर लिया और कहा कि आपको कैसा लग रहा है? और मुझे बहुत सरल लग रहा है, जैसे मैंने 8 बार जीता वैसे 9वीं बार जीता, मेरे लिए क्या है। लेकिन जैसे लेकिन लगाया तो सब सतर्क हो गए। बोले आज से 9 महीने पहले मुझे एक समस्या हो गई, अभ्यास करते करते मुझे एकदम कमजोरी लगने लगी, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सब देख दाख करके कहा आपको ब्लड कैंसर है। अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, डॉक्टर का काम। अब मैं गरीब घर का, मेरे पास अपने लिए ही बाकी कामों के लिए पैसे नहीं मिलते और इलाज कैसे कराऊंगा और कैसे मैं काम करूंगा। तो मैं थोड़े समय तक तो सकते में आ गया, लेकिन तुरंत मैंने सोचा कि मैं खिलाड़ी हूं, मुझे इस पर भी विजय प्राप्त करनी है। और मैंने उसी समय से संकल्प लिया, कैसे भी होगा मुझे इस ब्लड कैंसर पर विजय प्राप्त करनी है। रास्ते खोजने शुरू किए। पहला काम व्यायाम, दूसरा काम क्या क्या खान पान में सावधानी, तीसरा काम क्या क्या दवाएं जो उपलब्ध हो सकती है वो लेना। दवाओं के लिए पैसा नहीं तो मित्रों को बताया, कोच को बताया, उन्होंने सबने सहायता की। उसका अच्छा परिणाम मिला कि मेरे संकल्प को ध्यान में रखकर सबने मुझे सहायता की और मैं बराबर अभ्यास करता रहा। तो मुझे 2-3 महीने में एक अच्छा अनुभव हुआ, जब टेस्ट हुआ कि मेरा कुछ सुधार हो रहा है। और मैं करता रहा 3 महीने के बाद और एक अच्छा सुधार हो गया, और 1 महीने के बाद देखा मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया और मैं फिर अभ्यास में लग गया और अभी मैं 9वीं चैंपियनशिप जीत ली। तो मेरे लिए वास्तविक जो लड़ाई है वो 9 महीने पहले थी, जो मैंने अपने दृढ़ संकल्प से जीती। मैंने संवाद बना के रखा, सबसे बातचीत करता रहा, मुझे डिप्रेशन नहीं आया, मैं सकारात्मक भाव से रहा। तो मैं अन्यथा चीज़ें सोचता ही नहीं था, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे मिल रहा है, कैसे कर सकता हूँ, इसी में दिमाग लगा रहता था। और इसीलिए ये पॉजिटिविटी और दृढ़ संकल्प यह व्यक्ति को हर समय सफलता दिलाने में सहायक होते हैं। एक पॉजिटिव व्यक्ति ही जीवन का वास्तविक आनंद ले सकता है। हमको कॉम्पिटिटिवनेस से काम नहीं चलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री होना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धी नहीं चाहिए, एक दूसरे का पूरक बनना पड़ेगा। यह पॉजिटिविटी है। मन में कोई विचार आता है, सुझाव आता है, आप शेयर करिए, संवाद करिए। अभी कोरोना में बहुत कुछ लोगों को डिप्रेशन हो गया, अभी भी कुछ लोग हैं वो घर के अंदर हैं, निकल नहीं रहे डर के मारे। तो हम बताते हैं ढूंढ करके कि उनको निकालो नहीं, डिप्रेशन में चले जाएंगे वो। अभी जो न्यू नॉर्मल से ऐसे ही रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा अच्छे नहीं होने वाले हैं। इसी में ही हमको अपने जीवन को सामान्य बनाना है, सावधानी बराबर लेना है, खान पान में, व्यायाम में, दूरी में, सफाई में, सब बराबर करना है और उसी में अपने को सामान्य रहना है, स्वभावगत बनाना है। तभी हम
स्वस्थ रह सकते हैं। तो संवाद करना, कम्युनिकेशन, मैं कई बार माता पिता को ही बताता हूँ, किशोर आयु के बच्चे मन में तरह तरह के प्रश्न रहते हैं। हर बालक बालिका में शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। माता पिता जितना संवाद करते रहेंगे उतने ही वे अपने बच्चों को स्वास्थ्य दे सकते हैं। बच्चे भी कोई भी आवश्यकता लगती है माता पिता के साथ शेयर कर सकते हैं, या जिनसे शेयर कर सकते हैं उनको बोलना चाहिए। मन में रह गया तो नेगेटिविटी में चले जाएंगे। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए संवाद यह अत्यावश्यक है, इसको ध्यान में रखिए। लेकिन और एक पहलू है, अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। अभी सब सूचनाएं मिल रही थी तो कुछ लोग, मैं रांची गया, मुझे एक सज्जन मिले, बहुत मिलने वाले, बोले मैं वेपर्स ले रहा हूँ, काढ़ा ले रहा हूँ, मेरा गला बैठ गया है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो हमने कहा कोई कमजोर व्यक्ति सोचे खाना खाने से ताकत आती है, दिन भर खाता रहे तो ताकत आएगी क्या? आपने शरीर को जितनी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा 4 गुना डाइट ले रखी है, तो आपको नुकसान तो होने वाला है। बोले पहला काम, अपना काढ़ा भी कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, इन्हें जो स्टीम लेते हैं थोड़े समय के लिए बंद कर दीजिए, शरीर को आराम दीजिए थोड़ा सा, आपका ठीक हो जाएगा। अति नहीं चाहिए। पॉजिटिविटी में भी एक अति है, हर चीज़ हमको अच्छी अच्छी दिखाई पड़ रही है तो हमारी एनालिटिकल पावर ही गायब हो जाएगी, विश्लेषण क्षमता ही कम हो जाएगी हमारी। तो विश्लेषण क्षमता भी बने रहनी चाहिए, पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। इसलिए अति नहीं चाहिए। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यहाँ विद्यार्थी हैं, मैंने शुरू में ही कहा था, हर विद्यार्थी के मन में एक जीवन लक्ष्य होता है, उसकी इच्छा होती है मैं ये करूं वो करूं, होना ही चाहिए, लेकिन शॉर्टकट नहीं अपनाना। ए शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, ए शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। ध्यान रखिए, जितने स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को फॉलो करिए, अवश्य सफलता मिलेगी। अंत में मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी, वो बताकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। एक कमरा है, एक व्यक्ति अंदर है, बहुत सारे दरवाजे हैं, वो व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है। तो वो एक एक दरवाजे के पास जाता है, दरवाजा बंद है, लॉक है। वो एक एक बढ़ता जाता है। काफ़ी देर के बाद अंत में उसको एक दरवाज़ा मिलता है कि जो बंद तो है लेकिन लॉक नहीं है। तो दरवाजे के पास गया, देखा लॉक नहीं है, उसने नॉक किया, प्रेस किया, बाहर चला गया। तो कैप्शन बना, नॉक द डोर, प्रेस द डोर एंड गेट आउट फ्रॉम द रूम। जीवन का यही नियम है, जीवन का यही नियम है कि दरवाजे बहुत सारे हैं, सभी दरवाजे बंद हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि सभी दरवाजे लॉक हों। इसलिए हर एक को ट्राई करिए, एक न एक दरवाजा अवश्य अनलॉक मिलेगा। कठिनाइयां हैं, उनको फेस करिए। थोड़े समय के बाद उन्हीं कठिनाइयों में से ही रास्ता हमको दिखलाई पड़ेगा, हमको सफलता मिलेगी। यही अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। हम सोचें, विचारें, अब उसको स्वभावगत लें, स्वस्थ रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ भारत माता की जय।